टिकट बंटवारे के वक्त ही पता लग जाएगा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ जिस आकांक्षाओं के साथ वो गए थे, जाहिर सी बात है वो पूरा होते हुए नहीं नजर आया। और लोकसभा चुनाव के दौरान फेरबदल करना ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें थी जेडीयू से जो उनकी पूरी नहीं हुई हैं, और फिर से एक जो परिस्थितियां बन रही हैं, जाहिर सी बात है टिकट बंटवारा होगा। अगर इन्हें टिकट नहीं देते जेडीयू तो फिर से वो पलटवार जो है करते हुए नजर आएंगे। और आरजेडी तो हमेशा से ही तैयार रहती है इन तमाम तरह के दावों के लिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले फेरबदल का सिलसिला लगातार शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जहां बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की मांग है कि उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हो, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में मंथन करती हुई नजर आएगी उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें सांसद संघ विधायकों की मौजूदगी भी होगी। ये मीटिंग पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हाउस में है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की मांग के अलावा बिहार में महागठबंधन की तरफ से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि विधायक बेशक 12 फरवरी 2024 को फ्लोर टेस्ट के दौरान उनसे बगावत कर गए थे, लेकिन अब राजद की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहने वाले और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भरे मंच से एक बड़ा ऐलान रुपोली विधानसभा सीट के जरिए कर दिया है। रुपोली विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया था। ये बयान था कि अगर पार्टी के लिए कड़े फैसले लेने भी पड़े तो मैं फैसले लेने से पीछे नहीं हटूंगा, यानी कि विधायकों का टिकट काटना पड़े, सदस्यता रद्द करनी पड़े, तो ये कड़े फैसले लेने के लिए भी मैं विवश रहूंगा। जहां तेजस्वी यादव ने ये दावा किया तो वहीं विधायकों में खलबली मचती हुई नजर आई। वो विधायक जो आरजेडी में मौजूद हैं और वो विधायक जो आरजेडी से अलग हट चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड को अपना समर्थन देते हुए नजर आए थे। वो विधायक जो फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी को समर्थन ना देकर जेडीयू पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे। और देखा जाए तो 122 जो बहुमत का आंकड़ा था विधायकों का सदन के अंदर, उसके तहत यहां पर नीतीश कुमार ने 126 विधायकों का बहुमत दिखाकर अपनी सरकार बना ली थी। 9वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके थे। लेकिन अब चर्चाएं तेज हैं कि क्या ये विधायक वापसी करते हुए आरजेडी में नजर आएंगे अगर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा यहां पर बढ़ता हुआ तेजस्वी यादव के द्वारा नजर आएगा। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अलग बैठक करती हुई नजर आती है, यहाँ पर जेडीयू अलग बैठक करती हुई नजर आती है। आपसी सहमति एनडीए गठबंधन में बिहार में देखने को तो नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान कि विधायकों पर एक्शन भी ले सकते हैं। तो क्या जो फ्लोर टेस्ट के दौरान 7 विधायक बागी हो गए थे, जिसमें से चर्चित नामों का जिक्र किया जाए तो चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, नीलम देवी हैं, क्या तमाम विधायक अब वापसी करने का विचार बनाते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े खेल होने की आशंकाएं, खास तौर पर देखा जाए नीतीश कुमार को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो खुद कहीं ना कहीं पलटी मारते हुए नजर आएंगे अगर उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बिहार में खेला किया है, नीतीश कुमार को अपने पाले में किया, अब मुझे लगता है ये दांव उल्टा पड़ने वाला है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, फ्लोर टेस्ट में तमाम जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब आरजेडी जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली। खास तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा आरजेडी जो है तैयारियों में जुटी हुई है। और तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि अब कहीं ना कहीं कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और जो भी लापरवाही बरती गई, या यूं कहें कि जिस तरीके से आरजेडी उम्मीद के मुताबिक जो है प्रदर्शन नहीं कर पाई लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है उसके लिए तेजस्वी यादव काफी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो पार्टी में रह करके प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कुछ नेता हैं, या फिर हम बात करें जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के और काम कर रहे हैं जन स्वराज के साथ मिलकर के, तो मुझे लगता है उन तमाम चेहरों को अब पार्टी से दरकिनार किया जाएगा और कुछ बड़े एक्शन लिए जाएंगे। उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। और इसी कड़ी में अब अगर जिस तरीके से परिस्थितियां बनती हैं बिहार चुनाव को लेकर के आरजेडी में, तो मुझे लगता है ये विधायक कहीं ना कहीं वापसी करते हुए नजर आएंगे। हमने कई मौकों पर ऐसे देखा है, बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर होते रहते हैं। और खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बार का जो चुनाव है, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर एक दो पार्टियाँ नहीं है बल्कि कई सारी पार्टियाँ हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। और मुझे लगता है कि एक
लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिए कि आरजेडी, जेडीयू या फिर हम बात करें कांग्रेस, भाजपा, आज़ाद समाज पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, एआईएम, आईएम, तमाम जो पार्टियां हैं, आप देखिए कि इसमें जन स्वराज का भी नाम सामने आ रहा है। तमाम जो पार्टियां वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो जन स्वराज की बात करें तो एक अभियान चलाया था प्रशांत किशोर ने और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भविष्यवाणी करते हुए नजर आते थे और कई मायनों में उनकी भविष्यवाणी कारगर साबित होते हुए नजर आई। लेकिन इस मौकों पर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की राजनीति अब उनकी भविष्यवाणी से बिल्कुल इतर यानी कि अलग नजर आती है। अब आप देखिए कि जो अभियान था पार्टी में तब्दील करेंगे, बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही प्रशांत किशोर अभी नीतीश कुमार की बजाय तेजस्वी यादव पर ज्यादा हमलावर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनका मकसद आरजेडी को हराने का है या फिर नीतीश के साथ गठबंधन करने का है? जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, जाहिर सी बात है खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लगातार तमाम तरह के आरोप लगते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी आती है अपनी उम्मीद के साथ और अपनी आकांक्षाओं के साथ। तो जाहिर सी बात है अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो किसी न किसी पार्टी को नुकसान होना ही है। और जिस तरीके से जन स्वराज का जो गठन हुआ है और कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी का ऐलान भी हो जाएगा, मुझे लगता है कि आरजेडी के ऊपर जिस तरीके से जो आरोप लगते आ रहे हैं कि उनके पूरे परिवार ने चारा घोटाला किया या तमाम तरह के घोटालों में लालू परिवार का नाम आता है, उस पर और ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि नीतीश कुमार सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, तो जाहिर सी बात है उनका पलड़ा भारी है। लेकिन तेजस्वी यादव इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया और इसी वजह से जो नीतीश के साथ रहकर उन्होंने 18 महीने काम किया उसको दर्शाते आ रहे हैं। और बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और जितने अच्छे ढंग से तेजस्वी यादव रोजगार का मुद्दा उठाते हैं उतने अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू नहीं उठाती है। और यही वो बड़ी वजह है कि प्रशांत किशोर लगातार तमाम तरह के दावे करते रहते हैं रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और अस्पतालों को लेकर के, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था और कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो वो समझते हैं कि तेजस्वी यादव से कहीं ना कहीं उनको खतरा है, क्योंकि रोजगार और इनका भी रोजगार का मुद्दा है और उनका भी वही मुद्दा है। तो मुझे लगता है इस पर टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीयू की बात करना तो जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो उनकी राहें आसान है। लेकिन मुझे लगता है कि जब 2 विचारधारा एक साथ मिलती है तो लड़ाई तो होती ही है। देखिए, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि नीलम देवी के बारे में अगर हम चर्चा करें और चेतन आनंद के बारे में भी चर्चा करें, एक वक्त पर चेतन आनंद तेजस्वी यादव के राइट हैंड के रूप में देखे जाते थे या कहें कि उनके साथ हमेशा से नजर आते थे। लेकिन फ्लोर टेस्ट हुआ तो चेतन आनंद तमाम आरोप लगाकर कि उनके पिता का अपमान हुआ, आरजेडी ने अपमान किया, तमाम आरोप लगाकर वो जेडीयू पार्टी में चले जाते हैं। नीलम देवी को देखिए कि वो मुंगेर सीट की मांग करती हैं, लेकिन ललन सिंह के मुकाबले नीतीश कुमार नीलम देवी पर भरोसा नहीं करते हैं और चेतन आनंद भी कोई चुनाव लड़ते हुए नजर अभी तक जेडीयू पार्टी की तरफ से नजर नहीं आए हैं। ऐसे में क्या है, ये विधायक इस उम्मीद के साथ गए थे कि लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। यहाँ पर हम भागलपुर के उस विधायक की भी बात कर लेते हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि टिकट तो मेरी जेब में है, गोपाल मंडल। तो ये तमाम जो विधायक हैं, उम्मीद यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जताई गई थी उनके जरिए, लेकिन ना उम्मीद हुए। अब ऐसे में क्या नीलम देवी, यहाँ पर अगर हम उनकी चर्चा कर लें, तमाम विधायकों की चर्चा कर लें, क्या जेडीयू के तमाम और विधायकों को ले जाकर आरजेडी की तरफ बढ़ने का फैसला किया जा सकता है? क्योंकि देखा जाए तो अभी भी विधायिका हैं, अगर जाती हैं तो यहाँ पर उनकी सीट बरकरार रहेगी, अगर नहीं जाती हैं तो आने वाला विधानसभा चुनाव भी उनके लिए खतरा भरा साबित होता हुआ नजर आएगा। जी, ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे के वक्त ही पता लग जाएगा, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ, जिस आकांक्षाओं के साथ वो गए थे, जाहिर सी बात है वो पूरा होते हुए नहीं नजर आया। और लोकसभा चुनाव के दौरान फेरबदल करना ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें थी जेडीयू से जो उनकी पूरी नहीं हुई हैं और फिर से एक जो परिस्थितियां बन रही हैं, जाहिर सी बात है टिकट बंटवारा होगा। अगर इन्हें टिकट नहीं देते जेडीयू तो फिर से वो पलटवार जो है करते हुए नजर आएंगे। और आरजेडी तो हमेशा से ही तैयार रहती है इन तमाम तरह के दावों के लिए, खासतौर पर नीतीश कुमार को लेकर के। तो मुझे लगता है ये परिस्थितियां विधानसभा चुनाव से पहले हमें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, बिल्कुल अब यही देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये जो 7 विधायक बागी हुए थे फ्लोर टेस्ट के दौरान, क्या यही विधायक अब आरजेडी में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं कि अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए क्या तेजस्वी यादव के आगे झुकेंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर दें अपनी राय। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।